और एक पेशेंट मेरे पास आए जिन्होंने कहा डॉक्टर साहब पेन मुझे शदीद थी। मैंने कहा जी आप पहले नहीं आए, आपका दांत तो अब ज़ाया हो गया, निकालना पड़ेगा। डॉक्टर साहब वो मैंने पेट्रोल इस्तेमाल किया था जिससे मेरी पेन ख़त्म हो गई। तो स्केलिंग के बाद अगर आप जाते साथ ही बाहर 2 सिगरेट पी लें, वो दोबारा से डिपॉजिट्स आपके टीथ पे आ जाएंगे। आउट ऑफ 10 तो नहीं कहूँगा, बट आउट ऑफ एवरी प्रॉब्ली 50 to 100 पेशेंट्स आई वुड एक्सपेक्ट 1 to 2 हैविंग ओरल कैंसर। जब मैं वापस आया तो मुझे टाइमली प्रमोट नहीं किया गया, पीएमडीसी के चैलेंजेस अलग थे, मेरी रिकग्निशन डिग्री की नहीं हुई। तो मोस्टली रैट रेस में हम चल रहे होते हैं एंड आई हैव सीन के इवन पीएचडीज हो जाती हैं रैट रेस में। हाँ, जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, वो कहते हैं जी 5 साल में वेयर डू यू सी योरसेल्फ, 10 years में वेयर डू यू सी योरसेल्फ। तो वो आपने रिकग्नाइज करना है कि 5 साल बाद क्या चीज़ फ्लरिशिंग होगी, क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्या चीज़ में मैं एक्सेल कर सकता हूँ 5 साल बाद। कि आपको कभी ऐसा माइंड में डाउट या क्वेश्चन आया कि व्हाई आई एम डूइंग दिस, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या मैं सही कर रहा हूँ? बहुत दफ़ा। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to second episode of Nobody Told Me That with Dr. Imran. In this episode, I would like to repeat the quote again of Imam Shafi that says, knowledge is not what is memorized, knowledge is what benefits. आज के पॉडकास्ट में जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो मोस्ट ऑफ यू आप बहुत अच्छे से जानते होंगे उनको. He is well known a dentist in Pakistan. He is working as a oral medicine specialist in a private practice. Got his MSc done from UCL College London. I used to be his student back in college days. बहुत सीखने को मिला इनसे and he is very nice person with a great personality and a great humor. आजकल he is well known for his videos जो कि एक बहुत अच्छा reason है to smile for everyone, not only for dentists but for everyone, for general public. Lot of effort to bring smile on their faces. As a dentist, I think bringing smile on the patient's face or people's face is another great job that one can do, and he is doing this job very best. So without any delay, I would like to welcome Dr. Zain on our show. Assalamu alaikum sir. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। ये आपने बहुत ही कोई एक्स्ट्रा इंट्रोडक्शन दे दिया मेरे ख्याल से। नहीं सर, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर अगर द काइंड कहीं वर्ड्स। कुछ रह गया हो तो उसके लिए आई एम सॉरी. नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे और काइंड वर्ड्स आपने। खुद जैसे आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है तो आपने अगले को भी उसी तरह सर परख लिया। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। तो सिंस यू आर स्पेशलिस्ट इन ओरल मेडिसिन फील्ड, आपको पता है यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट आल्सो कि आपने try to पूरा एक पेज भी बनाया, यू ट्राई टू पोस्ट योर केसेस ओवर देयर ऑल ओरल मेडिसिन के नाम से, एंड इट इज स्टिल देयर आई गेस. बट वो आहिस्ता आहिस्ता आई हैव सीन के आपकी ट्रांजिशन हुई फ्रॉम दैट सीरियस oral medicine specialist person to a funny guy, a funny dentist who love to make reels. और आपने फिर एक न्यू पेज बनाया by the name of Zen History. बिल्कुल ऐसे and वो बहुत फेमस हुआ and everybody loves. I personally love your videos. Very relatable content. बहुत मतलब अभी recently आप वो white paper, high spot वाली और इस तरह की काफी videos तो बहुत relatable हैं. रीजन टू स्माइल आजकल जितने हो कम है एंड यू आर गिविंग वन ऑफ. थैंक यू वेरी मच। ये ऐसे ही है, ट्रांजिशन जो था वो प्लान तो नहीं था, बट मैंने अक्सर नोट किया कि जब, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, इट्स नॉट माय ओन क्लिनिक, तो मेरे पास एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स था जो मेरे साथ फ्री भी रहते थे और मेरा एक कैजुअल अटायर और एटीट्यूड होता है इन सब के साथ। तो हमने ये सोचा कि उस टाइम को यूटिलाइज किया जाए। हम बड़ी देर से प्लान कर रहे थे वैसे, बट एकदम एक आइडिया आया कि चलो लेट्स गेट समथिंग स्टार्टेड। और हमने, ऑल्दो दैट पेज इज आल्सो एक्टिव जो मेरा ओरल मेडिसिन वाला है, बट मैंने कहा उस पर मैं ये फनी रील्स और वीडियोस एकदम नहीं ट्रांजिशन में डाल सकता। सो आई हैड टू बिगिन विद अ न्यू पेज। उस वक्त मैं एक डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था और वहाँ से भी मुझे बूस्ट मिला। मेरे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आपका बड़ा सार्केज़म हमें पसंद है, तो आप हमें कमेंट्स भी ऐसे ही पास करते हैं, तो आपने कभी सोचा नहीं ऐसे? बेसिकली द मोटिवेशन बिहाइंड मेकिंग दिस पेज एंड वीडियोस और द स्टूडेंट्स, मेजर चंक ऑफ इट, यस, एक बड़ा फैक्टर जो था वो स्टूडेंट्स था। अभी भी प्रेज जो मुझे मिलता है तो मुझे ऑब्वियसली किसको खुशी नहीं मिलती अगर उसकी तारीफ ना की जाए, तारीफ की जाए। तो ये है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है और उसके साथ साथ फिर बहुत से और फ़वाइद भी आ जाते हैं, जैसे कि आपकी रीच बढ़ जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, सोशल मीडिया जो है वो बड़ा हेल्प करता है इस चीज़ में। बेसिकली आज जो पॉडकास्ट है, हमारी जो सिटिंग है, इसका मेन मकसद भी है, टॉपिक भी यही है, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आप सब लोग एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा. अच्छा तो सर, ये जो ट्रांजिशन थी आपकी टुवर्ड्स मेकिंग फ़नी रील्स, इसका पेशेंट्स पे कोई इफेक्ट आया? आपके जो क्लिनिक पे पेशेंट्स पहले आ रहे थे और बाद में कोई रील देख के फॉर एग्जांपल आया आपके पास पेशेंट, तो वो लाइक सीरियसली लेता था आपको?
अच्छा, ओवरऑल आई थिंक ये समराइज इसका आंसर ये होगा कि जो पॉजिटिव इफेक्ट था ना वो ज़्यादा था। Like patient feel relaxed while coming. पेशेंट्स जो देख रहे थे ये रील्स या जिन तक ये रीच पहुंची है उन्होंने पॉजिटिवली रिएक्ट Positively किया, react. उन्होंने एंजॉय किया। मैं असल में मैं ना ये दो लाइव्स को बड़ा डिफरेंट रखना चाहता था हमेशा से, और मकसद अभी भी यही है, बट ऑब्वियसली यू कांट डिवाइड इट ऑन योर ओन, तो वो कभी कभी आपस में इंटरेक्ट करता होता है। मेरा मकसद ये नहीं था कि ये भी पेशेंट्स भी देखें और वही पेशेंट्स मेरे पास आए, बट येस पॉजिटिवली उसने इम्पैक्ट किया, पेशेंट्स नए भी मैंने गेन किए इसके थ्रू। और जो पेशेंट्स आते हैं उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर साहब हमने आपकी रील्स देखी है, फनी है और हमने एंजॉय किया, और अल्हम्दुलिल्लाह काम ठीक चल रहा है उसकी वजह से। मोस्टली डेंटिस्ट का जो एक इमेज क्रिएट हुआ होता है बाहर जनरल पब्लिक में, वो एक काफ़ी लाइक डेंटल ट्रीटमेंट का तो एक बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। जो फर्स्ट टाइम डेंटिस्ट के पास आना चाहे डर रहे होते हैं बेसिकली। लेकिन ये एक स्टेप ऐसा है कि इसके बाद अगर पेशेंट आए तो आई फील उसका आप 50 to 70% स्ट्रेस Very लेवल true. डाउन कर चुके होते हैं वेरी ऑलरेडी। ट्रू, वेरी तो आपने सिर्फ उसको एक अच्छी ऑप्शन देनी है एंड यू कैन इजीली स्टार्ट द ट्रीटमेंट। ट्रू, वेरी ट्रू इंडीड। मैं यही कहूँगा कि इसकी वजह से उनका जो फोबिया है ना वो काफ़ी हद तक कम हो काफ़ी जाता हद तक कम हो जाता है। बिलीव इट और नॉट, बट दिस इज एक्चुअली ट्रू कि पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें पता है कि आपने, या तो रेफरेंस है ऑब्वियसली जैसे आपने भी फील किया होगा पेशेंट्स आते हैं, या फिर अगर रील्स के थ्रू आते हैं तो उनका एक एक्सपीरियंस फ़र्क हो जाता है। हाँ ये ज़रूर है कि मेरा जो शॉर्ट कम है बच्चों के साथ अभी भी है, बच्चों को मैं उस तरह से नहीं कह सकता, बट जो एडल्ट्स हैं अगर उन्होंने वो कंटेंट देखा हुआ है तो वो Feel रिलेटिवली relaxed. हाँ रिलैक्स। मतलब इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट लाइक कोई क्रिटिसिज्म आया हो? ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्ट पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया हर तरह की पब्लिक देखती है, ऐसे ही। क्रिटिसिज्म भी आता है, कोई ऐसा क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा हो आप? अच्छा, इसको भी मैं डिवाइड करूंगा एक ऑनलाइन क्रिटिसिज्म में और एक पर्सनल क्रिटिसिज्म जो वैसे लोग विजिट करके आप पे करते हैं। पर्सनल तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट जो ऑनलाइन है उस पर क्योंकि आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मैं कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें मेरी कॉस्ट ना बढ़ जाए या ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ। अगर मेरा अपना क्लिनिक है वो एक डिफरेंट सिनारियो होता है, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे अगर वो रीच इंटरनेशनली पहुंच जाती है या वायरल हो जाती है वीडियो, तो अक्सर लोग कहते हैं जी डॉक्टर साहब आपने क्रॉस इन्फेक्शन का ख्याल नहीं रखा, डॉक्टर साहब आप पेशेंट्स के ऊपर पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। और जो बाकी पाकिस्तानी डेंटिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि आप इमेज खराब कर रहे हैं डेंटिस्ट। तो ये ऐसे मैंने काफ़ी नेगेटिवली लोगों को देखा है बोलते हुए, और यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन कि आप उन Obviously. कमेंट्स को भी सेंसर कर सकते हैं या आप उन लोगों को जनरली सेंसर कर सकते हैं, बट ये बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने मुझे इस पर कमेंट्स किए हैं वीडियोस पे, सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं कोशिश करता हूँ कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स को एक अच्छे तरीके से आगे प्रेजेंट करूँ। तो ये जो एक वर्क एनवायरनमेंट आपका इसके थ्रू बनता है आपके क्लिनिक पे, आपके इनके वीडियोस में मैं देखता हूँ यूजुअली आपके असिस्टेंट्स होते हैं और स्टाफ मेंबर्स होते हैं, आपके कॉलीग डॉक्टर्स कम नज़र आते हैं, मोस्टली आप ही डेंटिस्ट होते हैं, बाकी सारे स्टाफ मेंबर्स ऐसे ही होते हैं। तो उनके साथ तो एक बड़ा अच्छा रिलेशन डेवलप हो जाता है, वर्क एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा फ्रेंडली किस्म का बन जाता होगा। इसमें मज़ा आता है फिर स्टाफ को भी आपको भी पेशेंट करने का, या जो अगर कभी फॉर एग्जांपल रियल पेशेंट कर रहे हो तो उस पर तो नहीं कोई ब्लंडर हो जाता? ब्लंडर तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ अभी तक, बट यस हंसी आ जाती है कभी हंसी आ कभी जाती है। पेशेंट्स करते हुए, अगर वो रिलेटेबल कंटेंट Relatable ऑलरेडी हमने content, बनाया हुआ है हाँ। और पेशेंट की ऐसी ही कोई चीज़ हो जाए या कोई हम काम करते हुए ऐसा फील करें तो हंसी आ जाती है, और अक्सर पेशेंट भी फील करता है कि जी डॉक्टर साहब हंस रहे हैं, तो उसको हम काउंटर कर लेते हैं विद सम काउंटर मैकेनिज्म। बट ये है कि मैं और असिस्टेंट वही जिसने वो वीडियो बनाई होगी इस रिलेटेड टॉपिक पे, तो हम अक्सर उस पर वी लाफ आउट लाउड एज वेल, तो ये कभी हो जाता है। बड़ा कंफर्टेबल और फ्रेंडली सा फ्रेंडली एनवायरनमेंट, फ्रेंडली एंड आई एनवायरनमेंट थिंक वैसे इट भी। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। वैसे भी एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट मैं बहुत कैजुअल हूँ अपने सारे असिस्टेंट्स का, वही एक रीज़न है कि वो विलिंग है कि वो मेरे साथ वो वीडियोस बनाए। दैट डज हेल्प। एंड दैट्स ग्रेट। सो वर्क एनवायरनमेंट तो ऑब्वियसली बहुत फ्रेंडली और कंफर्टेबल हो जाता है विद स्टाफ, बट जो क्लिनिक ओनर्स हैं या जो आपके साथ जहाँ आप काम कर रहे हैं, वो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम इससे हुई हो कभी कि यू आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर अस, या उनको ये चीज़ ना पसंद आई हो ना आप कुछ कहा हो? एक्चुअली दिस हैज़ वर्क इन माई फेवर, क्योंकि ये वीडियोस ऑब्वियसली मैं कितनी देर तक छुपा के रख सकता हूँ, तो जब वो वायरल रीच उसका हुआ है तो द ओनर्स वर एक्चुअली प्लीज। उन्होंने मुझे अभी अप्रोच किया रिसेंटली, उन्होंने कहा कि डॉक्टर जैन आप हमारे लिए भी कोई वीडियो बनाएं जिससे हमारी रीच बढ़े, हमारे पेशेंट्स बढ़े, सो दैट हैज़ हेल्प्ड इन द लॉन्ग रन। और क्योंकि कंटेंट मुझे केयरफुली डिज़ाइन करना पड़ता है, सो यूजुअली मैं ये करता हूँ कि जो मेरे ओनर्स के लेबल या ब्रांड कहीं मेंशन है वो ना आए उन वीडियोस के अंदर। मेरी कोशिश ये होती है, अक्सर हो भी जाता है क्योंकि उनका हर जगह ये मेंशन है, बट हम कोशिश करते हैं कि वो ब्रांड नेम कहीं लोगो नज़र ना आए, ये मकसद होता है। एनीवे पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया जैसे मैंने आपको बताया, सो द ओनर्स आर हैप्पी, इनफैक्ट देव ऑलरेडी कॉन्टैक्ट मी कि जी हम करना चाहते हैं, आप हमारे रीच को बढ़ाएं। अब तो आई हैव सीन एनी काइंड ऑफ बिजनेस, ऑनलाइन प्रेजेंस और ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस। Yeah, very और true. अब वो बिल बोर्ड्स भी उस तरह इफेक्टिव नहीं है,
जितने इफेक्टिव आपकी रील्स हैं या आपका ऑनलाइन कंटेंट है। बिल्कुल ऐसे ही, बल्कि यू हैव एन ऑप्शन टू स्पेंड और नॉट स्पेंड। यस। तो अगर आप नेचुरली ऑर्गेनिकली पेशेंट्स बढ़ा रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, तो वो आपको इन द लॉन्ग रन अगेन क्लिनिक में भी हेल्प करेगा। उसमें आपको यू हैव द ऑप्शन टू स्पेंड लेटर ऑन, और वो रिलेटिवली बिलबोर्ड, टीवी कमर्शियल्स, टीवी एड से बहुत सस्ता है। सो हर कोई उसी के लिए ऑप्ट कर रहा है। इसको मैं इस तरह से भी लेता हूँ अक्सर कि हम एज अ डेंटिस्ट वी आर बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर, वी हैव टू सेल आवर सर्विसेज। हमारी प्रोडक्ट ही हमारी सर्विसेज है। अगर हम जितने मर्जी अच्छे स्पेशलिस्ट हो जाए अपने काम में, इफ वी डू नॉट मार्केट आवर सर्विसेज, तो वी कैन नॉट गेन कस्टमर्स। और उसके लिए वी हैव टू रीच इन द ऑडियंस, जनरल पब्लिक में। वो हम एक जगह पे मोस्टली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और पेशेंट हमारे पास ट्रैवल करके आ रहे होते हैं। वी आर नॉट सेलिंग ब्रेड्स के हम एट एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री या वर्ल्ड वाइड हम अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकें। बिल्कुल। हम एक जगह प्रेजेंट है, हमारे पास सबने आना है, तो वी हैव टू शो, और विजिबिलिटी हमें चाहिए अपने आप को विजिबल करने के लिए, ताकि लोगों को पता चले वी एग्जिस्ट। ये हमारा काम है, वी आर गुड एट दिस जॉब। इफ़ यू वांट समथिंग इससे रिलेटेड, तो डू कम एंड विजिट अस। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही आप यकीन नहीं करेंगे, इनिशियली ना मेरा ये गोल नहीं था कि मैं अपने पेशेंट्स बढ़ाऊं या फॉलोअर्स बढ़ाऊं, बट अब वो गोल थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं आई कैन रीच अक्रॉस, जैसे आपने अभी फरमाया बिल्कुल, कि इफ द पेशेंट्स आर गेटिंग एंगेज, तो वो जरूर आपको विजिट करेंगे, चाहे वो फनी रील हो, चाहे वो सीरियस कंटेंट हो, द पीपल विल रीच आउट। और बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं इसी बात पे कि डॉक्टर साहब आपका क्लिनिक कहाँ लोकेटेड है, हमने आना है। और वो मुख्तलिफ शहरों से करते हैं। तो येस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, उसकी वजह से रीच बढ़ती है, ग्लोबली भी बढ़ती है। और आप, मेरा मकसद मेनली एक फेम भी था हमेशा से, और यूनिकनेस फैक्टर मैंने हमेशा देखा है, मैंने जी ये चीज़ करनी है, इसमें एक यूनिक फैक्टर, और प्रॉब्ली एक हेल्पिंग फैक्टर भी था कि मेरे से जो जूनियर्स होंगे वो मुझे बाद में कांटेक्ट करेंगे, आई वांट टू हेल्प आउट। सो दिस इज जस्ट वन ऑफ द रीजंस कि मैं करना चाहता हूँ ये सब कुछ आगे कंटिन्यू। आई यूज्ड टू टेल माई स्टूडेंट्स कि आप बहुत ज़रूरी है कि ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस एक्टिव रखें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रोफेशनल ग्रोथ, और जितना जल्दी हो सकता है। अभी मैं दुबई गया था, मुझे मौका मिला वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ शारजाह में स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का। तो वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ जब मैं बैठा हूँ, तो दे वर इन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऑफ BDS, और वो बहुत हाईली एक्टिव थे। दे आर मेकिंग रील्स, वो अपनी डेली रूटीन डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता अपना एक फैमिली बनाते जा रहे हैं ऑनलाइन। अपने सर्कल को बताते जा रहे हैं दैट वी आर डूइंग डेंटिस्ट्री, वी आर लर्निंग डेंटिस्ट्री। हम एक स्किल एक्वायर कर रहे हैं बेसिकली। आई थिंक जो आफ्टर 4 to 5 years उनकी पोजीशन होगी इन द सोसाइटी, दे विल बी वेल नोन इन द सोसाइटी एज अ जनरल डेंटिस्ट, एज कम्पेयर टू दिस फ्रेश ग्रेजुएट हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम हियर। अभी वो CV लेके इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट फिर रहा होगा कि मुझे आप जॉब के लिए हायर कर लें। ऑब्वियसली ये आपकी मार्केटिंग है, और इसी के थ्रू आपको बिजनेस भी जनरेट होता है। लोगों को पता होगा तो आपके पास आएंगे, लोगों को नहीं पता होगा तो वो कैसे आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये, बहुत मैं खुद ये लोगों को आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करते हैं? मैं स्टूडेंट्स को एग्जैक्ट सेम टिप और एडवाइस दूंगा, आप साइड बाय साइड ये चीज़ें करें। ये नहीं हो सकता कि आप एक चीज़ पे पहले फोकस करें और फिर दूसरी चीज़ को कंसिडर करें, हरगिज़ नहीं। ये बल्कि मेरी अपनी मिस्टेक है। अभी आई एम इन माई मिड 30s, मैं आई वुड अर्ज दीज स्टूडेंट्स कि मैं बहुत लेट ही मैंने एक इनिशिएटिव लिया और रीच मेरी उसकी वजह से फ़ौरन बढ़ी है। तो मैं ज़रूर उनको ये कहूँगा कि आप साइड बाय साइड अपनी हसल्स जारी करें। अगर आपने सोचा कि मैंने इसकी साइड ये करना है, इसके साथ साथ ये करना है, नहीं मैं थोड़ी देर बात कर लेता हूँ, आई वुड से द फर्स्ट ऑप्शन इज बेटर। आप पहले स्टार्ट करें। व्हाई नॉट अर्ली? इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग, व्हाई नॉट अर्ली? हाँ, ये जरूर है, एक आपका प्रेफरेंस या प्रायोरिटी होनी चाहिए, बट ये सारे काम साथ साथ चल सकते हैं, क्यों आप पीछे ना छोड़ें किसी चीज को। सीनियर्स में आप ही सिर्फ मुझे एक बंदे नज़र आते जिन्होंने ये इनिशिएटिव ली है, बट जूनियर्स आई हैव सीन नाउ कि काफ़ी जूनियर्स अब ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। दे आर गोइंग टुवर्ड्स ब्लॉगिंग, मतलब वो अपना एक अच्छी पर्सनल ब्लॉग पेज को पब्लिक बेसिकली कर लिया और दे आर मेकिंग कंटेंट। अब उसमें उनकी अपनी चॉइस है, कुछ अच्छा बना रहे हैं, कुछ बुरा बना रहे हैं। थोड़ा सा आपको सोसाइटी को भी देखना है, अपने कल्चर को भी देखना है, ये सारी चीज़ों को भी आपने माइंड में रखना है, बिकॉज इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक व्हेनेवर यू आर मेकिंग एनी कंटेंट। तो मैं तर कहता हूँ कि हम दुनिया से चले जाएंगे, हमारा कंटेंट यहाँ पे रहेगा। ऐसे ही है। तो जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं, डू थिंक ट्वाइस कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, और उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। गुड पॉइंट, बिल्कुल ऐसे है। या तो वो रिलेटेबल कंटेंट हो जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो, और दूसरा ये है कि आप बाकी ट्रू टर्म्स में एक पॉजिटिव और अच्छा इमेज पोर्ट्रे करें। मेरा कभी मकसद नहीं है कि मैं किसी और को हर्ट करूं या किसी और के साथ compete करूं। इन दिस सेंस हेल्दी कंपटीशन एग्जिस्ट करना चाहिए, और
अगर आप सोशल मार्केटिंग की, मैं थोड़े से डिफरेंट टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ, बट सोशल मार्केटिंग की तरफ अगर आप सोचते हैं तो आई थिंक उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये होता है कि आप जज करें क्राइटेरिया कि कैसे आपने आगे बढ़ना है इस चीज़ में, कैसे आपने ट्रू यूटिलाइजेशन ऑफ योर पोटेंशियल करना है, और आप कैसे सोशल टूल्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर योर प्रमोशन। और उसमें जो मैंने अपनी प्रमोशन देखी है ना, क्योंकि अभी मैंने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया, दिस इज ऑल ऑर्गेनिक रीच, और वो इस तरह हुआ है कि मैंने देखा कि कौन सा जो हमारी पब्लिक है, लोकल पब्लिक, उसमें क्या चीज़ ज़्यादा पॉपुलर है, और फिर हैशटैग्स का जो सही इस्तेमाल है, क्रिएटिविटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्रिएटिविटी। यू शुड हैव क्रिएटिव माइंड। यस, अगर आपके पास क्रिएटिव माइंड नहीं है, आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। आई एग्री, बिल्कुल बिल्कुल। सो यू आर लकी टू हैव अ वेरी क्रिएटिव माइंड, और आप उसको अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक कि अब हर किसी को, स्पेशली स्टूडेंट्स जो हमें सुन रहे हैं, उनको चाहिए कि अपना माइंड को क्रिएटिवली यूज़ करें इन अ पॉजिटिव वे, ताकि वो एक स्ट्रीमलाइन करें अपना फ्यूचर, जो भी उनका कैरियर पाथ है। बिल्कुल ऐसे ही, आई एग्री, ऐसे ही होना चाहिए। उनको पहले डिसाइड जरूर करना है, और ये कायदे आज़म का भी कोट है कि आप टाइम लें ये डिसाइड करने में कि आपने करना क्या, बट एक दफ़ा आपने वो डिसीजन ले लिया, स्टिक टू इट। यू शुड हैव नो रिग्रेट्स, ये ज़रूरी है। एज अ कंटेंट क्रिएटर माई सेल्फ, अब मैं खुद भी थोड़ी वीडियोस बनाता हूँ फॉर एजुकेशनल पर्पस, फॉर अवेयरनेस ऑफ द पेशेंट्स। अब जैसे जैसे रीच बढ़ती है, आपको देखने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, उस तरह आपके माइंड पे प्रेशर भी एक बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, जो कि मैंने फील किया। आपको 500, 600, 1000 लोग देख रहे हैं, तो आप रिलैक्स रहेंगे, चलें, आपके अपनी सर्कल के लोग हैं, दे नो यू पर्सनली ऑल्सो। बट जब आपको वो लोग दिखना शुरू करते हैं जो आपको पर्सनली कभी नहीं मिले, कभी आपके साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो वो आप उनके साथ फर्स्ट इंटरेक्शन ही आपका थ्रू रील है। दे नो योर फेस एंड योर वर्क और व्हाट आर यू सेइंग ऑन द वीडियो। तो उसमें फिर आपको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। हर कोई अपने हिसाब से एज्यूम करता है चीज़ों को, तो इसमें क्रिटिसिज्म भी मिलता होगा। जो बेसिक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि आपको कभी ऐसा माइंड में डाउट या क्वेश्चन आया कि व्हाई आई एम डूइंग दिस, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या मैं सही कर रहा हूँ? बहुत दफ़ा इसका एक आंसर ये, बहुत दफ़ा ऐसे होता है, अभी भी होता है, पहले भी होता रहा। वो एक ऐसी चीज़ है, शायद अपनी स्किन में भी सिर्फ कोई कंफर्टेबल होता हो, क्योंकि देखें ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने स्टार्ट किया था, और अब क्योंकि रीच बढ़ गई, जैसे आपने कहा, जितने ज़्यादा लोग देखते हैं उतना प्रेशर बढ़ता है, वही होता है। और जब लोग जज करने वाले हो ना, अगर ऑनलाइन भी क्रिटिसिज्म मिल रहा है, मैं वो पहले बर्दाश्त नहीं कर पाता था। जब मैं थोड़ा सा बेहतर हुआ उसको हैंडल करने में, तभी मैंने ये फनी कंटेंट शुरू किया, और अब जब क्रिटिसिज्म ज़्यादा आता है, आई बिलीव कि मैं थोड़ा सा बेहतर उसको हैंडल कर सकता हूँ, इसीलिए भी मैं अब उसको चला रहा हूँ आगे। बट यस, कभी कभी मैं फील करता हूँ कि नहीं, अब बस कर देता हूँ। इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू, ऑफ द सोसाइटी एंड ऑफ योर फैमिली, एवरीवन अराउंड, कि यू आर रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ देम। ऐसे ही है। तो इसलिए यू आर गोइंग गुड, आपका तो इशू नहीं है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अदर पीपल हु आर गेटिंग वायरल नाउअडेज। दे फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म, और कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन कुछ ये है कि अच्छी चीज़ प्रमोट स्लोली होती है, आहिस्ता आहिस्ता होती है, और कुछ मोस्टली तो होती नहीं। बिल्कुल, आजकल तो सही कह रहे हैं, जो थोड़ा सा एक्सप्लिसिट टाइप कंटेंट है वो थोड़ा जल्दी, थोड़ा क्या बहुत जल्दी वायरल हो जाता है। हमारी बेसिकली ऑडियंस इस तरह की है। अभी यहाँ पे हम थोड़ी सी एजुकेशनल वीडियो बनाएं, अगर किसी को डेंटल टिप्स दें, आप इस तरह अपने टीथ क्लीनिंग करें, आप ब्रशिंग ट्वाइस अ डे करें, अपने दांतों को ख्याल रखें, तो वो लोग इतना नहीं सुनेंगे। सही बात है। अगर हम ऐसे कहें कि किसी के दांत खराब थे और उसने जो है सही नहीं कराए, और उसको खाने पीने में मसला आता है, तो एक स्टोरी चेंज हो जाती है। वो किसी की बात को सुनने में इंटरेस्ट लेते हैं, और डायरेक्टली किसी के साथ एड्रेस करें तो वो कहते हैं हमें क्यों बता रहे हैं। ट्रू, वेरी ट्रू, ऐसे ही होता है। अक्सर लोग आते हैं और वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब, हमने ये देसी नुस्खा ट्राई किया था, और ये सारे आइडियाज उनको टिकटॉक से मिलते हैं, टिकटॉक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से। अभी रिसेंटली बल्कि मेरी वालदा हैं, उन्होंने भी मेरे साथ कुछ शेयर किया कि जैन ये देखो, ये तुम्हारे पास आने की क्या ज़रूरत है जब ये ऐसे पॉसिबल। मैंने कहा जी ये देसी नुस्खा है, कोई देसी नुस्खा का एक्सपीरियंस शेयर करें कि पेशेंट ने आपके साथ। उन्होंने कॉम्बिनेशन बताया था कि जी आप क्लोव ऑयल यूज़ करें, जो कि लौंग का तेल है, साथ में आप अजवाइन यूज़ करें, 2-3 और इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके ना, उन्होंने कहा जी आपका डिके रिवर्सिबल है। ऑल्दो ये एक मिथ है, आप जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना उसको रिवर्स तो नहीं कर सकते, आप डिके को रिवर्स नहीं कर सकते, ओनली थ्रू इंटरवेंशन आप इन चीज़ों को थोड़ा सा पेन रिलीफ इफेक्ट होता है, पेन रिलीफ जरूर, लेकिन डिके रिवर्सल तो वो तो साइंटिस्ट सारे परेशान हो गए होंगे। मेरे ख्याल से उनको जिसने वीडियो बनाई है उसको रीच करना चाहिए। हमारी पब्लिक में ऐसी है ना कि इजी एक्सेस है ना, उस पर कोई
बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, लोग ऐसे वीडियो कंटेंट बनाते हैं। और एक पेशेंट मेरे पास आए जिन्होंने कहा डॉक्टर साहब पेन मुझे शदीद थी। मैंने कहा जी आप पहले नहीं आए, आपका दांत तो अब ज़ाया हो गया, निकालना पड़ेगा। डॉक्टर साहब वो मैंने पेट्रोल इस्तेमाल किया था जिससे मेरी पेन ख़त्म हो गई। अब आप सोचें कैसे कैसे नुस्खे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लौंग का तेल तो कभी कभी मैं खुद भी सजेस्ट कर देता हूँ, बट पेट्रोल पेट्रोल पता नहीं कौन इस्तेमाल करता है, क्यों करते हैं ये। अच्छा सर, 100 ऑडियंस जो है ना चलती है। ऐसे नुस्खों को बड़ा सीरियसली लेती है। हाँ अगर आप उन्हें कहें ना विजिट योर डेंटिस्ट आफ्टर एवरी 6 months और वंस अ ईयर, वो नहीं सुनेंगे। वो नहीं सुनेंगे वो बिल्कुल। सुनेंगे कोई आपको बता रहा है कि आप इस तरह कोई चीज़ चबा लें, कोई इजी पेस्ट वे लगा आउट लें। चाहिए ना। हाँ अभी ऐसे मेरे ही एक है। बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये भी लास्ट वीक की बात है, उनके विजडम टूथ में पेन, पेरिकोरोनाइटिस था और बहुत स्वेल कर गया था और पूरा फेस जो है लेफ्ट साइड से अच्छी खासी स्वेलिंग थी, दैट इज़ वेरी विजिबल। मैंने उसको कहा फुली इम्पैक्टेड था, थोड़ा सा उसमें यह था कि सर्जिकल, आपको पता है, प्रोसीजर रिक्वायर्ड था और वो सर्जरी से घबरा भी रहा था, बट उसको बहुत अरसे से बताया हुआ था, उसने नहीं करवाई एक्सट्रैक्शन। हिज वाइफ इज़ अ गायनोकोलॉजिस्ट और ख़ुद भी ही इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन फिर भी ही ट्राइड हिज बेस्ट टू अवॉइड दिस ट्रीटमेंट। अल्टीमेटली मुझे थोड़े दिन, 2 दिन पहले मिला तो वो कहता है मेरी ये देखो स्वेलिंग ठीक होगी। मैंने कहा क्या किया? कहता है उसको जो गम ऊपर आया हुआ था, पेरिकोनाइटिस में गम स्वेल कर गया था टीथ के ऊपर, कहता है मैं उसको दबाता रहा और पेन किलर खाता रहा, वो सारी पस निकल गई और पेन बहुत हुई, लेकिन ये कि मैंने पस खुद ही ड्रेन कर ली प्रेस कर करके। मैंने कहा चलो 2 दिन आप एंजॉय कर लो, फिर ये हफ्ते बाद दोबारा हो जाएगा, ट्रू। क्योंकि एपिसोडिक पेन होती है बिल्कुल इसकी और बिल्कुल। दोबारा से कॉज। हम बेसिकली पैलिएटिव केयर पे बस थोड़ा सा एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट लेते हैं, वी डोंट क्योर द डिजीज़ फ्रॉम रूट। बिल्कुल तो जब इस तरह की कोई बात उनको बताते हैं तो मोस्टली एक्सेप्टेबल नहीं होती। मुझे अभी रिसेंटली एक दोस्त की कॉल आई, शी वॉज रियली वरीड अबाउट हर वाइफ। उनकी वाइफ को बहुत सिवियर डेंटल पेन स्टार्ट हो गई थी एंड शी वॉज इन 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। अब मेरे से कोई सोल्यूशन पूछ रहे थे, मैंने फिर उनसे पूछा कि आपने प्रेगनेंसी से पहले कोई डेंटल ट्रीटमेंट करवाया? मोस्टली हॉस्पिटल में हमारे वहाँ पे कार्डियोलॉजी से काफ़ी हार्ट पेशेंट्स आते हैं ड्यूरिंग बिफोर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट सर्जरी, तो वो एक अवेयरनेस है जो MBBS की तरफ से भी वो कंसल्टेंट्स हमें रेफर कर देते हैं कि डेंटल क्लीनेस करवा के आएँ, इनकी हार्ट सर्जरी होनी है। प्रेगनेंसी से पहले एक डेंटल ट्रीटमेंट की अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है, और फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब कोई इस तरह की स्वेयर इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है तो फिर बहुत मुश्किल होता है ट्रीटमेंट करना। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इसका भी आंसर मैं स्टार्ट ऐसे करूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो बजाय इसके कि हम इंतज़ार करें उस प्रॉब्लम के क्रिएट होने का, अगर आपको ऑलरेडी पता है कि कोई दांतों में प्रॉब्लम है तो वो तो वैसे ही टाइमली आप उसको मैनेज करवाएं। खुदा ना खास्ता अब आप सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आए हैं तो हमारे लिए सबसे क्रूशल जो मिडिल वाला टाइम पीरियड है 3 to 6 months का, वो सबसे क्रूशल है क्योंकि उसमें हमारी मेजर ऑर्गन डेवलपमेंट होती है। तो उसमें तो हम कम्प्लीटली अवॉइड कर रहे होते हैं, और फिर दवाइयाँ जो है हमने उसके हिसाब से प्रिस्क्राइब करनी है। तो जब हम 3rd ट्राइमेस्टर को भी अप्रोच करें, जो नई रिसर्च है वो ये कहती है कि हम कर सकते हैं माइनर ट्रीटमेंट, सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं, माइनर ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, बट हम अवॉइड करना प्रेफर करते हैं। वो क्यों? क्योंकि उसमें हमने लोकल एनेस्थीसिया का फॉर एग्जांपल इस्तेमाल करना है, पेशेंट की पोजीशनिंग है, शी इज कैरिंग अ वेट, ऑब्वियसली अनदर फीटस इज डेवलपिंग इनसाइड इट, तो हमने वी नीड टू बी पूरा वेरी रिक्लाइन केयरफुल। नहीं कर सकते पेशेंट, रिक्लाइन नहीं कर सकते पोजीशन को, हमने बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करना पड़ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करनी है, क्या वो सेफ है इन तीनों ट्राइमेस्टर्स में? क्या जो पेन किलर्स हम प्रिस्क्राइब करना चाहेंगे, खुदा ना खास्ता ज्यादा पेन हो जाए, क्या वो सेफ है? उनसे कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आती? क्योंकि प्लेसेंटल बैरियर से अगर मेडिसिन ने क्रॉस करना है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस हैं। ये मेन रीजन है जिसकी वजह से ये शिकायत। प्लस अगर कोई और एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ या हाइपरटेंसिव है, तो ऑब्वियसली फिर वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है और फिजिशियन से पूछे बगैर हम कुछ प्रिस्क्राइब भी नहीं कर बिल्कुल। सकते। इस टाइम पे जेस्टेशनल डायबिटीज बड़ी कॉमन है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन बड़ी कॉमन है, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप ट्रीटमेंट्स टाइमली कराएं, बजाय इसके कि आप वेट करें। आप प्रेगनेंसी में स्वेलिंग गम्स की बहुत कॉमन है, हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, वो चीज़ें फिर भी ट्रीटेबल हैं, बट जहाँ पे आपके दांत में इंटरवेंशन करने की जरूरत पड़ेगी, डेंटिस्ट यूजुअली इस चीज़ को अवॉइड करें। तो बेसिकली यू वांट टू से कि बिफोर प्रेगनेंसी गेट योर डेंटल क्लियरेंस डन। यस, इफ यू प्लानिंग तो आप पहले से ही अपनी एक दफ़ा डेंटल ट्रीटमेंट क्लियर करवा लें और चेक करवा लें डेंटिस्ट को कि आपको कोई रिक्वायर्ड तो नहीं है डेंटल ट्रीटमेंट, ताकि वो आपको बाद में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। जी बिल्कुल। नॉट फॉर यू और फॉर द बेबी। यस। ऑल्सो बीइंग एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ ओरल मेडिसिन, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं जूनियर डॉक्टर से कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो क्या दे सकते हैं अपने पेशेंट्स को इन डायग्नोजिंग ओरल मेडिसिन या ओरल लीजन्स? अच्छा, आई थिंक कोई भी जनरल डेंटिस्ट जो है या रीसेंट ग्रेजुएट जो है, उसको चाहिए कि पहले तो वो कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि वो ग्रेजुएट कर गया।
एंड ऑल्सो ओरल मेडिसिन इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ दिस अंडरग्रेड डिग्री ना, तो कम से कम जो उन्होंने पढ़ा है उस नॉलेज को एक्सरसाइज करें, उसको यूज़ करें और पेशेंट्स को डायग्नोज करने के लिए उस नॉलेज को यूज़ करें। जो डॉक्टरी है, डेंटिस्ट्री है, कोई अलाइड हेल्थ साइंसेज की फील्ड है, उसमें नॉलेज आपको साथ साथ रखनी है और कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड करना है। सो ये रिसर्च रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ें, जहाँ पे डाउट होता है वहाँ पे ऑब्वियसली अपने स्पेशलिस्ट को रेफर करें, किसी हॉस्पिटल बेस्ड प्रैक्टिस में रेफर करें, बट बेसिक डायग्नोसिस जो है ना उसके लिए नॉलेज आपकी ज़रूरी है। नॉलेज नहीं होगी तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते, नॉलेज होगी तो फिर आप बेसिक डायग्नोसिस करते हैं। एडवांस डायग्नोसिस के लिए ऑब्वियसली यू विल हैव टू रेफर पेशेंट्स, बट बेसिक डायग्नोसिस में यही होता है, अगर कोई अलार्मिंग फीचर है, फॉर एग्जांपल ओरल कैंसर का कोई साइन एंड सिम्टम है, रेड लीजन है, वाइट लीजन है, ब्लीडिंग है, कांस्टेंट वेट लॉस है, लिम्फेडेनोपैथी है, कोई स्वेलिंग्स हैं जो रिजॉल्व नहीं हो रही, लॉन्ग टर्म 2-3 वीक से ज़्यादा अल्सर रह गया, डेफिनेटली दिस इज आउट ऑफ योर डोमेन डिस्पाइट ट्रीटमेंट, प्लीज रेफर द refer them to surgery part. Out of 10 patients, कितने ओरल कैंसर्स के पेशेंट्स आप एक्सपेक्ट करते हैं कि होंगे? जो फील्ड रिलेटेड मेरे पेशेंट्स होंगे, अगर उसमें से लीजन्स आते हैं, आउट ऑफ 10 तो नहीं कहूँगा, बट आउट ऑफ एवरी probably 50 to 100 patients, I would expect 1 to 2 having oral cancer. In our region, Pakistan. Yes, definitely. बहुत सारे lesions जो मेरे पास आते हैं, they are already pre-cancerous. तो उसमें से अगर आप कहें कि कौन से changes definitely guide कर रहे हैं कि हमें biopsy के बाद cancer नज़र आएगा, वो 1 to 2 patients लाजमी है। तो थोड़े से साइन सिम्टम्स आप बता दें प्री कैंसरस लीजन्स के, ताकि वो जो हमें जनरल डेंटिस्ट या जूनियर डेंटिस्ट देख रहे हैं वो डायग्नोज करने में उनको हेल्प आउट करें और को फ़ायदा हो सके पेशेंट्स का। ठीक है, इसमें भी 2 डिफरेंट लीजन्स आ सकते हैं, एक पेनफुल होगा और एक पेनलेस होगा। पेनफुल में वो लीजन्स हैं जैसे अल्सर्स हो गए, छाले जो रिजॉल्व नहीं हो रहे डिस्पाइट यूजिंग ट्रीटमेंट, उसमें आप मेडिसिन दे चुके हैं, टॉपिकल ट्रीटमेंट दे तो चुके इनकी हैं। लोकेशन क्या होगी? चीक्स पे, लोकेशन चीक, टंग या फ्लोर ऑफ द माउथ सबसे कॉमन। अगर ये लीजन्स हैं तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि डेंजरस हो सकते हैं। उसके बाद फिर आप पैलेट, जिंजवा को भी देख सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो कॉमनली डेंजरस रीजन्स हैं वो आपको फ्लोर ऑफ द माउथ या बैक ऑफ द टंग नज़र आएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा वैस्कुलर रीजन्स हैं और ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको अलार्मिंग एक फीचर डायग्नोज करने को मिलता है और आप कहते हैं कि हाँ ये डेंजरस कोई चीज़ हो सकती है। So we should focus these areas while examining any patient. Definitely, you should focus on all the regions, particularly the floor of the mouth, the tongue, any surface of the tongue, and then obviously the buccal mucosa as well. But palate और gingiva को भी आपने छोड़ना नहीं है। I'm just saying कि वो alarming ज़्यादा है, so you need to be very careful. और जो non-symptomatic हैं, जिसमें painless conditions हैं, if these are white lesions, red lesions, bleeding constantly हो रही है, patient complain नहीं कर रहा या उसको tongue mobility में issue आ रहा है, जुबान नहीं हिलाई जा रही, मुंह खोलने में इशू आ रहा है, या उसको स्वॉलो करने में डिफ़िकल्टी या पेन हो रही है, या फिर उसका वेट लॉस है जो कि खाने के बावजूद उसको हो रहा है, तो फिर ये बहुत सारे अलार्मिंग फीचर्स हैं। और फिर इस केस में वी नीड टू ट्रेड वेरी केयरफुली, और फिर डायग्नोसिस का जो रेफरल सिस्टम है उसकी तरफ भी हमें सोचना पड़ता है। So what do you think documentation of cases कितनी important है इन डेंटिस्ट की? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 रीजंस, एक क्लिनिकल ग्राउंड्स के लिए और एक रिसर्च पर्पसेस के लिए। क्लिनिकली आपको मौका मिलता है टू इम्प्रूव योर सेल्फ, और रिसर्च की बेसिस पे यू कैन हैव सिग्निफिकेंट एविडेंस टू सपोर्ट योर सेल्फ लेटर या टू एनहांस योर नॉलेज एंड टू हेल्प अदर पीपल एज वेल। बट आई एम श्योर इसके और बहुत सारे फ़वाइद भी होते हैं। नहीं सर, ऐसा होता है अक्सर। अभी रिसेंटली मेरे साथ लास्ट वीक हुआ क्लिनिक पे, एक पेशेंट का ट्रीटमेंट किया था and we have all her x-rays, everything documented in our system. जब वो आई वापस तो थोड़ा सा वो मिसअंडरस्टैंड कर रही थी पेन को, बट जब प्रॉपरली उनके साथ प्रीवियस रिकॉर्ड्स शेयर किए तो शी रियलाइज्ड कि वाकई देयर इज प्रॉब्लम ऑन हर एंड, बिकॉज ओरल हाइजीन मेंटेनेंस इज मैंडेटरी आफ्टर एवरी ट्रीटमेंट। अगर आप फिलिंग ही इवन करवाते हैं, छोटे से छोटा ट्रीटमेंट, इवन स्केलिंग, अब अक्सर लोग यहाँ तक ये समझते हैं कि स्केलिंग करवा लिए दैट विल लास्ट लाइफ टाइम। स्केलिंग इज़ नॉट वन टाइम ट्रीटमेंट। तो स्केलिंग के बाद अगर आप जाते साथ ही बाहर 2 सिगरेट पी लें और फिर कोल्ड ड्रिंक्स और कलर्ड ड्रिंक्स और बाकी सारी आप इनको अच्छे से मेंटेन ना करें, ब्रश ना करें, तो ऑब्वियसली वो दोबारा से डिपॉजिट्स आपके टीथ पे आ जाएंगे। बिल्कुल, इसलिए हम आपको एक दफ़ा डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ला देते हैं, उसके बाद आपने उसको मेंटेन खुद रखना है पेशेंट को, बस ये समझने। और यही कोशिश होती है कि थ्रू वीडियोस आप भी ये एफर्ट करते हैं, ये अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट की जाए ताकि उनका फ़ायदा हो।
और अब तो काफ़ी एडवांस हो गई हैं चीज़ें, तो स्टेम सेल पे भी काम हो रहा है और टीथ रीजनरेशन पे भी काम हो रहा है। तो लेट्स सी हमारे होते हुए ये सारी चीज़ें आती हैं कि नहीं। कल मैं वीडियो देख रहा था जिसमें थर्ड टाइम भी टीथ एरप्शन पे प्लानिंग हो रही है कि अभी हमें 2 सेट्स ऑफ टीथ मिलते हैं, एक मिल टीथ और एक परमानेंट टीथ। लेकिन अब थर्ड सेट ऑफ ट्रीटमेंट ये है कि एक प्रोटीन होती है जिसको ब्लॉक करते हैं आपकी वेन में इंजेक्ट करके, एंटीबॉडीज उसकी, वो फिर उसको जब ब्लॉक कर देती हैं वो बेसिकली इनहिबिट करती है आपके टीथ फॉर्मेशन को। तो जब उसको हम ब्लॉक कर देते हैं तो वो फिर आपकी टीथ फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है बॉडी में नेचुरली, जिस तरह आपके बालों की हो रही है कॉन्स्टेंटली, आपके स्किन की हो रही है, आपके ब्लड रीजनरेट होते जा रहे हैं। तो टीथ को एक उस प्रोटीन ने रोका होता है, तो वो जब ब्लॉक हो जाती है तो वो फिर लेट्स सी, एवरीथिंग इज इन रिसर्च, बट फ्यूचर में कुछ नहीं कह सकते। जिस तरह एआई ने बहुत चीज़ें ट्रांसफॉर्म की हैं, इंटरनेट ने ट्रांसफॉर्म की हैं, तो डेंटिस्ट्री में एआई बहुत ज़्यादा अब एप्लीकेबल है। I've recently introduced intraoral scanner in our practice, and it is very helpful and have totally changed the experience and aura of the clinic. और पेशेंट का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है। पहले ट्रेडिशनल इम्प्रेशंस लेते थे इन ट्रेज इंसर्ट कर, अब ये है कि वी हैव एन ऑप्शन टू स्कैन और बड़ा कंफर्टेबली स्कैन हो जाता है। प्रिसीजन बहुत अच्छी बनती क्राउन्स की, हाई स्पॉट्स नहीं आते ना होने के बराबर, और क्वालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट हैज़ बीन इंक्रीज अ लॉट थ्रू यूजिंग दीज गैजेट्स। ऑल्दो इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा, बट ये है कि अगर आप करें, पेशेंट को बताएं कि वी आर डूइंग ऑल दिस फॉर यू, तो उसकी भी सेटिस्फैक्शन है। ऐसे वेरी नाइस, बिल्कुल। बहुत बहुत मुबारक हो, ये बड़ा एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट है बट आपने लिया है, तो थैंक यू सर। बस गुड, कोशिश होती है कि जितना अच्छे से जो भी काम करना है अच्छे से करें। आपसे ही सीखते हैं, आपसे ही सीखे हैं। नहीं, आप माशाल्लाह क्लिनिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस तरह ना कहीं बार बार, लेकिन शुक्रिया आपका बहुत बहुत। बट ये माशाल्लाह के गुड, वेरी नाइस, नाइस टू हेयर। Thank you, sir. So, Dr. Zain, how was your experience of doing MSc in UK? I've heard कि जब आप MSc करके a lot of money you have spent there, और उसके बाद फिर जब टाइम भी आपने लगाया और वापस आए जब, तो you faced a lot of challenges to settle in this environment and system. PMDC recognition नहीं मिल रही थी, फिर काफ़ी ज़्यादा problems के बाद फिर now you have achieved the good status. तो ये थोड़ी सी जर्नी प्लीज एक्सप्लेन करें ताकि जो सुनने वाले स्टूडेंट्स हैं तो पता चले कि MSc अगर प्लान कर रहे हैं तो आगे क्या उसके आउटकम्स हैं यहाँ पे। ठीक है, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बहुत सारे चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आए थे। अब इशू ये नहीं है कि जो मास्टर्स मैंने किया वो कैसा था, या इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस बाय द वे, एक नया एक्सपीरियंस था। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं जी यहाँ की एजुकेशन बेहतर है, वहाँ की बेहतर है। आई वुड से एक बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, और ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने अंडरग्रेड किया था, वहाँ पे मास्टर्स किया था। आई वुड अर्ज एवरीबडी टू गो एंड डू इट इफ दे हैव द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस या कुछ और नहीं है उनकी प्रॉब्लम्स, तो फिर वो ज़रूर जाएं उधर और करें। लेकिन वापसी पे जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए हैं वो बेशक बहुत ज़्यादा थी। जब मैं वापस आया तो मुझे टाइमली प्रमोट नहीं किया गया, PMDC की चैलेंजेस अलग थे, मेरी रिकग्निशन डिग्री की नहीं हुई, बट टाइमली मैंने लीगल लूप होल्स भी देखे कि कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। PMDC के डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे, अल्हम्दुलिल्लाह विद टाइम इट गॉट बेटर। और अगेन लाइक यू सेड, चैलेंजेस तो आई थिंक हर जगह आते हैं। मेरी डिग्री के अलावा भी अगर आप कोई डिग्री करेंगे तो यू नीड टू नो कि अच्छा तो बेसिकली आपकी 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम था। 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम था। PMDC रिकॉग्नाइज करती है एटलीस्ट 2 इयर्स और 4 इयर्स। अगेन वहाँ पे एक लूप होल है। सो जब आप देखते हैं इनका डॉक्यूमेंट, क्लिनिकल प्रोग्राम्स में आप PhDs नहीं कर सकते, तो MSCs जो होती हैं वो क्लिनिकल डिग्रीज होती हैं, और MSCs वहाँ पे बेसिक डिग्रीज भी होती हैं, बट क्लिनिकल डिग्रीज जो है ना उसके लिए फिर आपको लूप होल्स ढूंढना पड़ता है। और जब मैंने किया था तो मेरे से पहले 2 से 3 जो प्रोफेसर्स थे वो ऑलरेडी रिकग्नाइज थे उन डिग्रीज के साथ, तो फिर मैंने इसीलिए वही प्रोग्राम चूज किया। सर, ओरल मेडिसिन यहाँ पे मैंने काफ़ी कॉलेजेस में देखा है, इट कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ ओरल सर्जरी या मैक्सिलोफेशियल डिपार्टमेंट। कई जगहों पे इट इज़ अ सेपरेट डिपार्टमेंट, कुछ डायग्नोस्टिक के साथ एफिलिएटेड है। ऐसी है। हाउ इज दिस सिस्टम वर्किंग इन यूके में अब एक जो ये डिग्री है ओरल मेडिसिन की, दैट इज रिकग्नाइज्ड एज अ डिफरेंट स्पेशलिटी। तो जब आप ओरल सर्जरी करते हैं यू आर रिकग्नाइज्ड एज एन ओरल सर्जन, और अगर आप ओरल मेडिसिन चूज करते हैं तो यू आर रिकग्नाइज्ड एज एन ओरल डायग्नोस्टिशियन और ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। तो वहाँ पे दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं। हाउएवर इन पाकिस्तान ओरल मेडिसिन स्पेशलिटी नॉन क्लिनिकल और क्लिनिकल? इट इज क्लिनिकल। No matter where you go in the world, it is considered clinical. Basic sciences इसलिए फ़र्क होती है क्योंकि उसमें आपका कोई इंटरेक्शन विद द पेशेंट्स नहीं होता। तो ओरल मेडिसिन इज़ अ क्लिनिक बेस्ड डिग्री। वहाँ पे आप जब जाते हैं आपका एक थ्योरी बेस्ड कंपोनेंट होता है,
but you also have to interact with the patients, have to give steroids in the form of injectable steroids, oral steroids, systemic steroids, वो different forms में होते हैं. इसके अलावा बहुत सारे आप immunosuppressants के साथ आपका ताल्लुक होता है, diagnosis आपने करना होता है, and it is all based in clinical setting. तो इसका बहुत major chunk जो है ना वो clinical होता है. That is why it is considered as a clinical degree. Alright sir. तो new dentist के लिए at the end of this podcast कोई अच्छा सा एक take home message please share कर दें. मैं अपना personal experience share करते हुए ये कहूँगा कि एक यूनिकनेस फैक्टर होना चाहिए जो आपको ना पिक कर लेना चाहिए और उसी पे एक्सेल आपको करना है. सो बी वन ऑफ अ काइंड, डू व्हाट यू आर गुड एट एंड देन एक्सेल एट इट. अगर आप जनरल प्रैक्टिस में अच्छे हैं तो उस चीज़ पे फोकस करें. अगर आप सोशल मार्केटिंग में अच्छे हैं उस पे फोकस करें. देखिए पैसा विल फॉलो यू, ठीक है. बात ये है कि यू नीड टू बी गुड एट व्हाट यू डू. अगर आपको किसी ने फोर्स करके कह दिया जी आप नहीं करना, देन यू विल नेवर अचीव योर यू नो पिनिकल एट इट. वो आप कभी उस पर बहुत ज़्यादा एक्सेल नहीं कर सकते. डू वॉट यू लाइक एंड देन गेट बेटर एट इट. ये मेरा मैसेज है. तो मोस्टली रैट रेस में हम चल रहे होते हैं एंड आई हैव सीन के इवन PhDs हो जाती हैं रैट रेस में. हाँ. और जितना जल्दी आप उसको रिकग्नाइज कर लें ऐसे ही है. मैट्रिक ओ लेवल्स लेवल पे, इससे भी अब तो काफ़ी एग्जांपल्स आती हैं सामने. स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, एक मेरे कज़न है बहुत क्लोज फर्स्ट कज़न, उनकी बेटे ने फर्स्ट बुक लिखी एंड ही इज़ यंगेस्ट ऑथर ऑफ पाकिस्तान. ही इज़ आई गेस स्टडिंग इन 4th or 5th grade and he wrote a book. You have to use your mind only. You have to be creative. एक रैट रेस को छोड़ें, अपना माइंड यूज करें, बी अ यूनिक वन इन योर फील्ड. आई एग्री. बल्कि लास्ट स्टेटमेंट मेरी ये होगी कि देखें हमारे पेरेंट्स ना ऑब्वियसली एक मुख्तलिफ जनरेशन से हैं. हम एक मुख्तलिफ, अब हमारे बच्चे आगे एक मुख्तलिफ जनरेशन से होंगे. पेरेंट्स का रोल होता है अपने बच्चे को सक्सेसफुल करना. बट आजकल के दौर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ज़रूरी है, वो आप जानते हैं. सो मैं ये नहीं कह रहा कि अपने पेरेंट्स को रिबटल दें या उनको रिफ्यूज़ करना शुरू कर दें. दैट्स नॉट माई मैसेज. बट ये ज़रूर है कि आपको पता है क्या चीज़ इस वक्त ज़रूरी है. जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, वो कहते हैं जी 5 साल में वेयर डू यू सी योरसेल्फ, 10 years में वेयर डू यू सी योरसेल्फ. तो वो आपने रिकग्नाइज करना है कि 5 साल बाद क्या चीज़ फ्लरिशिंग होगी, क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्या चीज़ में मैं एक्सेल कर सकता हूँ 5 साल बाद. वो चीज़ पिक करें, करियर चॉइसेस वो बनाएं. डेंटिस्ट्री में है तो डेंटिस्ट्री में अच्छा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, रीजनरेटिव डेंटिस्ट्री का दौर है, उसमें स्पोर्ट्स डेंटिस्ट्री का दौर है. उस तरफ जाएं, अपने आप को वहाँ पे बनाएं, उस फील्ड को पहचान. एंड एक्सेप्ट द चेंज. यस, मोस्टली लोग अपडेट नहीं करते. हाँ, ये जनरेशनल डिफरेंस भी आ जाता है. वो फिर दे लैक ग्रोथ. ट्रू, वेरी ट्रू. उसके अलावा सर एक एंड पे प्लीज़ एक जनरल पब्लिक के लिए भी कुछ शेयर करें, लाइक एनी डेंटल टिप, एनी डेंटल एडवाइस और एनी एडवाइस नॉट रिलेटेड टू डेंटिस्ट्री, इफ़ यू डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग जो कि उनके लिए हेल्पफुल हो. हमने पहले भी इस मौजू पे बात की है कि जो देसी नुस्खे हैं या आपको रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ मिलती हैं, वो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता. अल्लाह ताला ने डॉक्टर्स को, खुदा ने डॉक्टर्स को, डेंटिस्ट को ज़रिया बनाया है ये ट्रीटमेंट्स करने का. तो वो ऑप्शन अवेल करें. ये नहीं हो सकता कि आप घर बैठे बैठे हर चीज़ का इलाज कर लें. हाँ, होम्योपैथिक रेमेडीज़ भी हैं, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दांतों की ट्रीटमेंट इंटरवेंशन के बगैर नहीं की जा सकती. तो आप सिर्फ ये कोकोनट ऑयल, लौंग का तेल, कोई और ऐसी देसी नुस्खे से उसको कम्प्लीटली रिजॉल्व नहीं कर सकते. सो व्हेन द टाइम कम्स यू हैव टू विजिट अ डॉक्टर. आप वेट ना करें, बल्कि वो 6 मंथली जो आपने बात की थी स्केलिंग की, और स्केलिंग से नुकसान कोई नहीं होता, तो स्केलिंग कराएं एवरी 6 months ताकि आपको और बाद में कोई प्रॉब्लम्स ना आए. सर होम रेमेडीज की मैं अक्सर एग्जांपल पेशेंट्स को इस तरह देता हूँ कि अगर समवन इज स्लैपिंग यू हार्ड ऑन फेस और आपको पेन हो रहा है, आपका मुंह भी लाल हुआ है, लेकिन आप पेन किलर खाते जा रहे हैं कि मुझे पेन ना हो, आप पेन फ्री तो रह लेंगे, लेकिन उसको हटाएंगे कैसे, क्योंकि आपका मुंह तो लाल है. बिल्कुल इसी तरह आपका दांत जो है वो भी बिल्कुल कीड़ा लग के ख़राब हो चुका है और वो ख़राब होता जा रहा है. तो आप उसको रिमूव करें, एक फिलिंग करा लें, छोटा सा प्रोसीजर है, बजाय इसके कि आप उस पर रेमेडीज़ करें और फर्दर वर्स करें सिचुएशन को. फिर ट्रीटमेंट भी एक्सटेंसिव हो जाता है, फिर ऑब्वियसली कॉस्टली भी हो जाता है. तो वेरी नाइस मैसेज. आई होप सबको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, फ़ायदा हुआ होगा जी. एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू. बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने का. आई नो इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज टाइम, it's a working day, but still you got time for us. Really thankful and see you soon again. Dr. Imran, I am grateful. Thank you very much. आपसे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और thank you for inviting me. मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था आज आपके साथ, हमने एंजॉय किया गुफ्तगू में भी. Same here, sir. Same here. Thank you. Thank you all the listeners for tuning in today's episode.
I'm Dr. Imran signing out from Nobody Told Me That second episode. Stay tuned and subscribe our channel for our new videos. Thank you.